So let's begin, my dear students. Today we are going to start the revision of the strategic management and strategic analysis part 2. लास्ट डे हम लोगों ने SWOT एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन खत्म कर लिया है और आज हम लोग पेस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लो. PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. सो पेस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द, पेस्ट एनालिसिस क्या होता है, पेस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, social and technological factors which manipulate the business environments. जो business environments को क्या करता है, political factor, economic factor, social factor, technological factor, जो business environments को manipulate करता है. SWOT analysis refers to strength, weakness, opportunities and threats which we have already discussed in the last classes. So these factors are the prime determinant of strategic planning. ये factors without SWOT and PEST analysis companies might fail to achieve the desired goals. जितनी भी कंपनीज है ना, जितने भी कंपनीज है बड़े बड़े, आप कॉर्पोरेट्स के नाम जानते हो, ये सभी कंपनीज अपने बिजनेस का SWOT एनालिसिस एंड PEST एनालिसिस एकदम करती है. नेसेसरी है कंपनी में करना, ये कंपलसरी है एकदम. देखिए पेस्ट एनालिसिस का पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे. पेस्ट एनालिसिस लुक्स एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च. ये किसके बारे में होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में होता है. मैंने अभी ये 4 फुल फॉर्म इसका बताया पेस्ट का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. ये चारों का चारों फैक्टर एक्सटर्नल टू द बिजनेस है. चारों का चारों फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल टू द बिजनेस है. सो पेस्ट एनालिसिस लुक्स एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च. इट इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू SWOT एनालिसिस. पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो बिजनेस में डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या है इसको हम लोग जानते हैं. आइए, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट्स. गवर्नमेंट डिसीजंस, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या क्या होता है, गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज अफेक्ट द फर्म्स पोजीशन. गवर्नमेंट डिसीजंस लेता है, गवर्नमेंट्स डिसीजंस लेता है. आप गवर्नमेंट्स कोई ना कोई, हमारे कंट्री में तो गवर्नमेंट्स जो होता है या किसी भी अदर्स कंट्रीज में तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का ही वो गवर्नमेंट्स होता है, अगर वहां पे अगर डेमोक्रेसी है तो. गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज अफेक्ट द फर्म्स पोजीशंस एंड स्ट्रक्चर्स. टैक्स लॉ, हमारे कंट्री में भी टैक्स लॉ बदला, अभी न्यू टैक्स लॉ GST आया, तो क्या इसके ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट्स के ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आया. गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया तो इसका भी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आया. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर के कुछ आता है अगर, एज वेल एज रिफॉर्म्स ऑफ द लेबर एंड वर्क फोर्स. तो ये सारे डिसीजंस जो गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए जाते हैं, टैक्स में चेंजिंग किया जाना, गवर्नमेंट के डिसीजंस और पॉलिसी चेंज होना, आपके मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आना, ये ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस एनवायरनमेंट्स and these factors are important and need to be managed in order to overcome uncertainty. और ये सारे जो फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस से आते हैं. सो इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है, हमें बिजनेस को केयर टेकिंग करना होता है ताकि हम किसी भी अनसर्टेनिटी से बच सके. नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, देखो इकोनॉमिक फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस इट इंपैक्ट द बिजनेस इन लॉन्ग रन. इकोनॉमिक फैक्टर्स बिजनेस को लॉन्ग रन में इंपैक्ट डाल सकता है. जैसे मेरे बच्चों यहां पर क्या क्या है फैक्टर्स, देखिए ध्यान से. इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड सप्लाई ट्रेंड आर टू बी कंसिडर्ड एंड एनालाइज्ड. एवरी कंपनी इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट, कंपनी फंड बाहर से कलेक्ट करके लोन लेकर के कई बार बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे समय में कंपनी को ये सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर को भी ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, ग्रोथ हुआ, डिमांड सप्लाई का ट्रेंड कैसा है. ऑल दिस थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड एंड एनालाइज्ड इफेक्टिवली बिफोर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग. कोई भी तरह का बिजनेस डिसीजन लेते वक्त इन सारे फैक्टर्स को भी कंपनीज कंसिडर करती है. इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट बोथ कंज्यूमर्स एंड इंटरप्राइजेज. ये इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर कंसिडर नहीं किया जाएगा तो बिजनेस को भी प्रॉब्लम होगा, कंज्यूमर्स को भी कॉस्टलियर प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल होंगे. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर
because it affect the consumers as well as the enterprises. Social factors क्या है? Social factors is also need to be considered by the business organizations while making the pest analysis, while doing the pest analysis. So social factors involves the trend of population कैसा है, domestic market कैसा है, cultural trends कैसा है, demographics कैसा है. All these factors are considered by the companies. These factors help businesses assess the market and improve their product services accordingly. ये सारे फैक्टर्स को, जैसे पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, डोमेस्टिक फैक्टर्स कैसे वर्क कर रहा है, कल्चरल ट्रेंड क्या है, डेमोग्राफ्स कैसे है पॉपुलेशन में, इन सारे फैक्टर्स को अगर हम एनालाइज करते हैं, हम मतलब ऑर्गेनाइजेशंस अगर इसको एनालाइज करती है, तो ऐसे हम अपने प्रोडक्ट के लिए नया मार्केट एसेस कर सकते हैं. हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एज पर कस्टमर नीड एंड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डिमांड उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट फैक्टर हम लोगों का टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट वन इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? दिस एनालाइज द टेक्नोलॉजी ट्रेंड एंड एडवांसमेंट. भाई हम ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम, ईयर बाय ईयर, टाइम मतलब मंथ टू मंथ, ईयर बाय ईयर चेंजेस आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो हम उसके एडोप्टेबिलिटी को कंसीडर करेंगे या नहीं. ना हम पुराने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नए डिसीजंस बिजनेस में लेंगे. नया कुछ हमें बिजनेस में करना है तो हम उस समय सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो होगा उसके साथ करेंगे, ना आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या जो काफी ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया उसको हम कंसिडर करते हुए करेंगे. अब इसलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान देना चाहिए. सो ये फैक्टर टेक्नोलॉजी पे तो कंसिडरेशन करना एकदम ही इंपॉर्टेंट है. दिस एनालाइज द टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड एंड एडवांसमेंट इन बिजनेस एनवायरमेंट्स. इनोवेशन एंड एडवांसमेंट्स लोअर बैरियर्स टू एंट्री. एडवांसमेंट अगर हम रखते हैं, न्यू इनोवेटेड टेक्नोलॉजी अपने साथ रखते हैं, सो दिस रिड्यूसेस, दिस लोअर्स द बैरियर्स टू एंट्री प्लस द डिक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल एज इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट. बैरियर्स टू एंट्री प्लस डिक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल एज इट रिजल्ट्स इन द अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इंक्लूड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एडेड होता है, ऑटोमेशन होता है. तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड. अगला हमारा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है. ऑब्वियसली ये मेरा पावर रिवीजन नोट्स है, तो ये इसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में कॉमनली आते हैं या एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे ही टॉपिक को मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है. सो इस नोट्स को पढ़ना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है और समझना. अगला हमारा डिफरेंस पॉइंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं. सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट पे हम लोग चले आते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इट इज फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक रिजल्ट. It is focused on producing the strategic results, new market, new product, new technology. Strategic management किसके ऊपर फोकस करता है? Producing the strategic result, प्रोड्यूस करने में, new market, new product, new technology के लिए फोकस करता है. While strategic planning focused on making the optimal strategic decisions. Optimal strategic decisions के ऊपर strategic planning फोकस करता है. इट इज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट होता है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, व्हाइल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द मैनेजमेंट बाय प्लान होता है. मैनेजमेंट बाय प्लान, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन प्रोसेस है, व्हाइल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द एनालिटिकल प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एनालिटिकल प्रोसेस. Thereafter, it the broadens focus to include the psychological, sociological and political variables. Strategic management में इनको भी consider किया जाता है. Psychologicals, sociologicals and political variables is also considered in the strategic management, but it is strategic planning focused on the business, economic and technological variables. Then strategic management is about choosing things to do and also about the people who will do them. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? इट इज ऑल्सो चूजिंग थिंग्स टू डू एंड ऑल्सो अबाउट द पीपल हु विल डू देम. कौन से पीपल इसको करेंगे? व्हाइल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के केस में इट इज अबाउट चूजिंग थिंग्स टू डू, कौन से वर्क किए जाने. नेक्स्ट है आपके पॉइंट कंटीजेंसी प्लान. नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है बच्चों? कंटीजेंसी प्लान. नेक्स्ट पॉइंट हमारे कंटीजेंसी प्लान. देखिए कंटीजेंसी प्लान में क्या क्या है.
A basic premise of good strategic management is that firm play a way of deal. इसके ऊपर strategic plan के ऊपर आपके generally short notes ही आते हैं, तो ये पॉइंट का आंसर्स जो है ना मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का ही रखा है, एकदम उसको देखिए, आपको पूरा पढ़ना है, इसको एक एक चीजों को समझना है। A basic premise of good strategic management is that firms plan a way to deal with the unfavorable and favorable events before they occur. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फर्म एक ऐसे प्लानिंग के ऊपर काम करेगा, फर्म एक ऐसे स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेगा जो फर्म में यानी कंपनी के लाइफ में अनफेवरेबल या फेवरेबल सिचुएशन जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए वो एक्शन पहले लेगा, उसके लिए वो एक्शन पहले लेना स्टार्ट करेगा, पहले उसके ऊपर कंसिडर करना स्टार्ट करेगा। Regardless of how careful strategies are formulated, implemented and evaluated, unforeseen events such as the strike, boycott, natural disasters, arrival of the foreign competitor and government actions can make a strategy obsolete. हम चाहे जितना भी स्ट्रेटेजी बना ले, हम चाहे जितना भी स्ट्रेटेजी बना ले, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला ये सभी एक्सटर्नल थ्रेट्स है बिजनेस के लिए। क्या क्या है सर एक्सटर्नल थ्रेट्स? हमने मान लो अपने बिजनेस के अनफोर्सिन सिचुएशंस के लिए हमने पहले से स्ट्रेटेजी बना लिया, हमने अपने बिजनेस में फ्यूचर में कुछ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज हमारे बिजनेस के लाइफ में आएगा जिसको और ऊपर हम गेन करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटीज के ऊपर गेन करने के लिए हमने स्ट्रेटेजी बना लिया। लेकिन फिर भी इन सारे स्ट्रेटेजीज के होने के बाद भी, इन सारे स्ट्रेटेजीज का फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन के बाद भी, जैसे कि स्ट्राइक हो जाना, कोविड जैसे डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स आना, बॉयकॉट होना, अराइवल ऑफ द फॉरेन कंपटीटर इन आवर कंट्री मार्केट और द गवर्नमेंट के एक्शंस, ये सारे चीज हमारे जो बने बनाए स्ट्रेटेजीज है ना इनको ऑब्सोलीट कर देते हैं, इन स्ट्रेटेजीज को खत्म कर देते हैं, ऑब्सोलीट कर देते हैं। टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ पोटेंशियल थ्रेट, पोटेंशियल मतलब जो थ्रेट अभी हुआ नहीं, जो थ्रेट हो सकता है, ऊपर जैसा पॉइंट्स मैंने बताया उन सब टाइप के जो थ्रेट्स फ्यूचर में आ सकते हैं, दैट इज द पोटेंशियल थ्रेट। टू मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट, ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप कंटीजेंसी प्लान, हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस को पोटेंशियल थ्रेट्स जो इन फ्यूचर अराइज हो सकते हैं जैसे कि स्ट्राइक होना, बॉयकॉट होना, नेचुरल डिजास्टर, अराइवल ऑफ द फॉरेन कंपटीटर, गवर्नमेंट डिसीजंस एक्सेट्रा, ये सारे चीजों को फ्यूचर में ना हो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। सर कंटीजेंसी प्लान क्या हुआ? ये जैसा रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम बदल जाएंगे। स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन प्रोसेस, कंटीजेंसी प्लान कैन बी डिफाइंड एज एन ऑल्टरनेटिव प्लान, हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्लान होगा। जैसे आप मेरे बच्चों सीएससीएमई की पढ़ाई कर रहे हो, सीएस की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपने मान लो इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सर क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे? आप हम लोग का मोरल गिरा रहे हैं। मैं मोरल नहीं गिरा रहा हूं भाई, सभी लोग होते हैं क्या? सभी लोग होते हैं क्या? बहुत सारे लोग तो छोड़ के निकल भी जाते हैं ना, बना ही ऐसे है, ये इसकी बनावट ही ऐसी कही गई है कि सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो इसमें ऑल्टरनेटिव प्लान आपके पास क्या होगा उसके बाद? तो ऐसे ही कंपनी को भी करना चाहिए कि अगर हमारे जो स्ट्रेटेजीज है उसमें कोई अनसर्टेनिटीज अगर इन मिड आता है तो हम कैसे उसके लिए ऑल्टरनेट प्लान हमारे पास क्या है? दैट कैन बी पुट इनटू इफेक्ट इफ सर्टेन की इवेंट्स डू नॉट अकर एज एक्सपेक्टेड। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर सब कुछ चल रहा है तब तो वेल एंड गुड, हम एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अपने कंटीजेंसी प्लान बी पे काम करेंगे और ओनली हाई प्रायोरिटी एरिया रिक्वायर्ड द इंश्योरेंस ऑफ द कंटीजेंसी प्लान। हाई जो प्रायोरिटी एरिया है, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का हाई डिसीजन मेकिंग एरिया, उसके ऊपर तो हमें कंटीजेंसी प्लान रखना ही चाहिए। स्ट्रेटेजिस्ट कैन नॉट एंड शुड नॉट ट्राई टू कवर ऑल बेसिस बाय प्लानिंग फॉर ऑल पॉसिबल कंटीजेंसीज। कंटीजेंसी प्लान शुड बी सिंपल एज पॉसिबल, सिंपल ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है मेरे बच्चों? कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग अगला पॉइंट आपके लिए। इसके बाद हम लोग को और एक अच्छा पॉइंट मिलने वाला, पोर्टफोलियो एनालिसिस, शॉर्ट नोट्स उसके ऊपर भी लिखने के लिए आता है। कॉर्पोरेट प्लानिंग देखिए क्या है मेरे बच्चों। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रीटिंग द कंपनी एज अ होल। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज रिलेटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, related with the determination of objectives treating the company as a whole। पूरे कंपनी को एक जगह पे कंसीडर करके ऑब्जेक्टिव सेट किया जाना, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाना इज द कॉर्पोरेट प्लानिंग। इट डेवलप मींस टू अचीव द कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स।
कॉर्पोरेट प्लानिंग हमें क्या करता है, कंपनी के जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है। द कॉर्पोरेट प्लान मे रिलेट टू अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट प्लान किस लिए किया जाता है, may relate to achieve the corporate objectives for short run and long run. It is an integrated system. Corporate planning क्या होता है, corporate planning is an integrated system होता है, integrated system, combined system है ये, approach considering different functions, divisions and units of the organization. Such corporate plan are framed at the corporate level by the top management. ये जो कॉर्पोरेट प्लान है ना, जो कंपनी के जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं, ये कॉर्पोरेट लेवल पे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ये कॉर्पोरेट प्लान किया जाता है, कॉर्पोरेट प्लान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पोर्टफोलियो एनालिसिस। प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो के मेथड्स को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो के मेथड्स को एनालाइज करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट्स के मार्केट का करंट स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, प्रोडक्ट का मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, स्टेट ऑफ ग्रोथ कैसा है, क्या ये प्रोडक्ट और मार्केट में ग्रो कर सकता है, एंड उसका डिक्लाइन कैसे सिचुएशन में डिक्लिनेशन हो सकता है, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस को देखते हैं। Portfolio analysis is a term used in describing the method of analyzing a product. Used in describing method of analyzing a product market portfolio with the following aims. Aim क्या है हमारा? To identify the current strength and weakness of an organization's product in its market, and the state of growth and decline in each of these markets, and to identify what strategy is needed to maintain a strong position and improve a weak one. उसके weakness को improve करने के लिए, मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन रखने के लिए कौन सा हम स्ट्रेटजी मेकिंग करें, इसको हम लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। What are the factors which influence the portfolio strategy? मिशन एंड विजन है, वैल्यू सिस्टम, फ्यूचर ऑफ द करंट बिजनेस का फ्यूचर ग्रो कैसा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, पोजीशन ऑन द पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स, कंपनी के रिसोर्स क्या है, डिमांड सप्लाई कंडीशंस क्या है, कॉम्पिटिटिव मूव कैसा है, एंड बिजनेस एनवायरमेंट्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को एनालिसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या होता है, हमें प्लान भी रेडी करके रखना पड़ता है अपने मेन प्लान में, कुछ अगर अनसर्टेनिटीज आया इसके लिए। इसके लिए कंटीजेंसी प्लानिंग हम करते हैं और इसके 7 स्टेप्स प्रोसेस है। नंबर 1 स्टेप वाइज जो है ना बच्चों, आपको जब ये एग्जाम्स में लिखने आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही इसको लिख के दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे करके लिख दोगे। हमें सबसे पहले 7 स्टेप प्रोसेस ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग में सबसे हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स दैट कुड पॉसिबली डिरेल द स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजीज। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल इवेंट क्या है और अनफेवरेबल इवेंट क्या है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो हमारे पॉसिबली हमारे स्ट्रेटेजी को डिरेल कर सकता है, हमारे स्ट्रेटेजी को बदल सकता है। स्पेसिफाई ट्रिगर पॉइंट, फिर इसके ट्रिगर पॉइंट को स्पेसिफिक अनफेवरेबल इवेंट से उसके ट्रिगर पॉइंट को समझना, स्पेसिफिक पोजीशन को, और बेनिफिशियल पॉइंट के ट्रिगर पॉइंट को समझना। कैलकुलेट अबाउट व्हेन कंटीजेंट इवेंट आर लाइकली टू अकर। कंटीजेंट इवेंट क्या होता है, अनफेवरेबल इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है, इसको हम लोग कंटीजेंट इवेंट बोलते हैं। फ्यूचर में होने वाला फेवरेबल सभी इवेंट को बोलते हैं, सिर्फ अनफेवरेबल को नहीं बोलते हैं। जो फ्यूचर में हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन उसके कुछ अगेंस्ट हो, वो अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, उसको कंटीजेंट इवेंट बोलते हैं। सो कंटीजेंट इवेंट कब तक पॉसिबली हो सकता है, इसको समझना। स्टेप नंबर 3 में एसेस द इंपैक्ट ऑफ ईच कंटीजेंट इवेंट। सभी कंटीजेंट इवेंट के इंपैक्ट को एसेस करना कि कंटीजेंसी अगर आती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस एनवायरमेंट्स पे, एंड एस्टिमेट द पोटेंशियल बेनिफिट और हार्म। अगर फेवरेबल कंटीजेंट इवेंट है
तो इसका क्या बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिल सकता है, अगर अनफेवरेबल है तो इसका क्या हमारे बिजनेस के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है, दैट इज इस पॉइंट को एस्टिमेट करना। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में डेवलप द कंटीजेंसीज प्लान, बी श्योर दैट कंटीजेंसीज प्लान आर कंपैटिबल विद द करंट स्ट्रेटजी एंड आर इकोनॉमिकली फिजिबल होगा। जैसे हमने बोला कि कुछ भी अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होता है या फेवरेबल सिचुएशन होता है, दोनों ही सिचुएशन में हम कंटीजेंसीज प्लान फॉर्म करेंगे, और जो कंटीजेंसीज प्लान हम फॉर्म करेंगे ये कंटीजेंसीज प्लान हमारे करंट स्ट्रेटजी के साथ कंपेटेबल होगा हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारे बिजनेस को एक न्यू मूव दे सकता है, और इकोनॉमिकल भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा। नंबर 5 में हमारे पास क्या स्टेप्स है, एसेस द काउंटर इंपैक्ट ऑन ईच कंटीजेंसी प्लान, सभी कंटीजेंसी प्लान का काउंटर इंपैक्ट को इंपैक्ट करना कि ये कंटीजेंसी प्लान हम अप्लाई करेंगे तो इसका क्या इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे आएगा, इस प्लान को भी एक्सेस करके पहले से रखना। दैट इज एस्टिमेट हाउ मच इट कंटीजेंसी प्लान विल कैपिटलाइज ऑन और कैंसिल आउट इट्स एसोसिएट कंटीजेंट इवेंट। डूइंग दिस विल क्वांटिफाई द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कंटीजेंसी प्लान। स्टेप 6 में डिटरमाइन अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर की कंटीजेंसी इवेंट। अर्ली वार्निंग सिग्नल डिटरमाइन करना, की कंटीजेंसी इवेंट का अर्ली वार्निंग सिग्नल को डिटरमाइन करना। मॉनिटर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, हमें कोई भी अगर कंटीजेंसी होने रहता है तो पहले से अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं, बिजनेसेस में भी ऐसा होता है। सो इसके लिए हम कैसे इसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं, इसके ये कैसे इसके ऊपर हम मूव ऑन करते हैं, स्टेप नंबर 6 में ये बताया गया कि हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कंटीजेंसी इवेंट का अंडरस्टैंड करना होगा। एंड स्टेप नंबर 7 में फॉर कंटिंजेंट इवेंट with reliable early warning signals develop advance action plan। contingent event जिसका हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल भी पता चल चुका है कि क्या होने वाला है, इसके लिए हम एडवांस लेवल का एक्शन प्लान बनाएंगे टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अवेलेबल लीड टाइम। जो लीड टाइम मतलब कंटीजेंट इवेंट अभी हुआ नहीं, हमें सिग्नल मिला है, ये फ्यूचर में होने वाला है, कुछ टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल लीड टाइम है उस लीड टाइम में हम एक स्ट्रॉन्ग एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसके थ्रू हम उसमें होने वाले हार्मफुल इफेक्ट से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं, या अगर हमें वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं तो उस बेनिफिट को लेने के लिए भी हम कोई एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे। सो ये पूरा स्टेप है कंटीजेंसी प्लान का, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको आपको लिखने का ट्राई करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बेनिफिट ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग। बेनिफिट ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड एडवांस प्रिपरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। वैसे भी कंटीजेंसी प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे हमारे बिजनेस पे, कंटीजेंसी प्लानिंग अगर हम करते हैं यानी कंटिंजेंट इवेंट कोई बिजनेस में होने वाला है जिसके लिए हमने पहले से प्लान भी और एडवांस एक्शन प्लान हमने बना रखा है, इस एडवांस एक्शन प्लान का बेनिफिट हमारे बिजनेस को कैसे मिल सकता है, हमारे बिजनेस में कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड एडवांस प्रिपरेशन। प्रोएक्टिव प्लानिंग से और एडवांस प्रिपरेशन से हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले बिजनेस के जो अनसर्टेनिटीज है उसको ठीक कर सकते हैं। इट विल इंट्रोड्यूस ओरिजिनल एक्शन, इट विल इंट्रोड्यूस ओरिजिनल एक्शन। कंटीजेंसी प्लानिंग विल इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल एक्शन बाय रिमूविंग द प्रेजेंट डिफिकल्टीज। कंटीजेंसी प्लानिंग अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमारे बिजनेस में जो प्रेजेंट डिफिकल्टीज है, जिस डिफिकल्टीज के वजह से हमारे बिजनेस में कंटीजेंसीज आ सकते हैं, उस प्रेजेंट डिफिकल्टीज को रिमूव करता है ओरिजिनल एक्शंस हम जो लेते हैं, एक्शंस प्लान न्यू जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमें हेल्प करता है। इट इनेबल्स द एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉब्लम्स, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस को भी हमें क्या करता है, इट इनेबल्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर में होने वाले हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स, फ्यूचर में जनरेट होने वाले हमारे बिजनेस के लॉसेस को भी एंटिसिपेट करने में कि कितना तक हमारे को लॉस आ सकता है, कितना हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में एस्टिमेट हम एक लगभग एस्टिमेट अपने बिजनेस में ले पाते हैं। नेक्स्ट, कंटीजेंसी प्लानिंग हमें हेल्प करता है हमारे गोल्स को इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस, दोनों बिजनेस एनवायरनमेंट से, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से के सिचुएशंस में भी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट एक्सपेरिमेंट विद द क्रिएटिव आइडिया एंड टेक इनिशिएटिव्स, इट एक्सपेरिमेंट्स विद द क्रिएटिव आइडिया एंड टेक इनिशिएटिव्स। हम एक्शंस लेते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, न्यू तरह के क्रिएटिव आइडियाज डालते हैं उसमें। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा, इट विल अटेम्प्ट टू शेप द फ्यूचर एंड क्रिएट अ मोर डिजायरेबल एनवायरनमेंट्स।
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंटीजेंसीज प्लानिंग हमें क्या करता है, हमारे फ्यूचर को सेफ प्रोवाइड करता है और मोस्ट डिजायरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, मोस्ट डिजायरेबल मोस्ट सुटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट्स कंटीजेंसीज प्लानिंग परमिट क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज, क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज हमें क्या करता है, ये जो कंटीजेंसीज प्लानिंग है हमें चेंजिंग सिचुएशन में हमें क्विक रिस्पॉन्स हम कर सकते हैं। चेंजिंग सिचुएशन क्या होता है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स, चेंजिंग जैसे कुछ अनसर्टेनिटीज हो जाना, फॉरेन कंपटीटर्स का आ जाना, हमारे गवर्नमेंट्स के कुछ पॉलिसीज टैक्सेशन सिस्टम्स चेंज हो जाना, इसके ऊपर हम क्विक रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अपने बिजनेस को ठीक करने के लिए हम क्विक एक्शन ले सकते हैं। इट प्रिवेंट पैनिक इन द क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन में पैनिकनेस को भी अगर हमारे पास कंटीजेंसीज प्लानिंग है, प्लान बी हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम क्राइसिस के सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं, कुछ इसके प्रिवेंट करने के लिए हम एक्शन ले सकते हैं। पैनिक नहीं होंगे, हमारे पैनिकनेस को भी ये रोकता है। ठीक है, क्राइसिस सिचुएशन को हम रोक सकते हैं, पैनिकनेस से हमें बचाता है। और इट मेक मैनेजर्स मोर एडेप्टेबल फॉर अनफोर्सीन चेंजेस। एडेप्टेबल किसको बोलते हैं, कोई भी अनसर्टेन या अनफोर्सीन चेंजेस होगा तो मैनेजर्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, मैनेजर्स उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पेस्टल फ्रेमवर्क, इट फोकस ऑन द 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट। 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट इन द मैक्रो एनवायरनमेंट्स। मैक्रो एनवायरनमेंट्स मतलब होता है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। मैक्रो एनवायरनमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। यहां तक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपके साथ। और एक है एनवायरमेंटल एंड लीगल फोर्सेस। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, political factors, these factors include the political policies and process, political policies and process including the extent to which a government intervenes in the economy, government किस लेवल तक इकोनॉमी में इंटरवेन करता है। they include the matters as political structure कैसा है, its goals in government stability, taxation policy, foreign trade regulation, social welfare policies, political philosophy, आइडियोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज, सेंटर ऑफ पावर एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स है जो मैंने एक एक फैक्टर्स को अंडरलाइन करके रखा है। ये सभी पॉलिटिकल फैक्टर्स है जो कि हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द बिजनेस साइकिल, जीएनपी ट्रेंड्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम्स, ये ऑल फैक्टर्स। इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड द जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स जैसे कि बिजनेस साइकिल, जीएनपी ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, डिमांड सप्लाई ट्रेंड्स कैसा, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, ये ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द बिजनेस। सोशियो इकोनॉमिक कल्चर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर्स में सोशल वैल्यूज कैसा, एटीट्यूड, कल्चरल फैक्टर्स, सोशल वैल्यूज, एटीट्यूड, कल्चरल फैक्टर्स, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल मोबिलिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, एटीट्यूड टू द वर्क एंड लीजर, लेवल ऑफ एजुकेशन। ये सभी फैक्टर्स जो है ना, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पेस्टल एनालिसिस बोल के आएगा आपको शॉर्ट नोट्स, तो ये सारे उसके अंदर लिखने होंगे आप। ठीक है ना, पेस्ट का तो मैंने बता ही दिया था, EL मतलब इन्वायरमेंटल और L मतलब लीगल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में दिस रिलेट टू knowledge applied on a material and machine used in the production of the goods and services that have an impact on the business of an organization. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड द, ये फैक्टर्स को याद रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो मैं बता रहा हूं, ये फैक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्टर्स बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट, न्यू डिस्कवरीज और डेवलपमेंट, ट्रांसफर, रेट ऑफ ऑब्सोलिसेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट रेट से हमारे कंट्री में चेंज हो रहा है, पेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं that have the potential and wide ranging effect on the society. Environmental factors क्या है, this includes the protection laws, waste disposal, energy consumptions, weather, climate, climatic changes, associated factors like water shortage etc. ये सभी हमारे क्या है, environmental factors है। और next आपका legal factors क्या है, this includes the monopolies, legislation, licensing, ये सब क्या है, legal factors, licensing, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट लॉ क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी सिचुएशन, प्रोडक्शन सेफ्टी, कंज्यूमर्स लॉ, फिर आपका एंटी ट्रस्ट लॉ,
policies related to import and export etc, some factors such as banking regulation and industry specific, ये legal situation हमारे कंट्री में कैसा है, अगर हमें लाइसेंसिंग इजी नहीं है तो हम अपने बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है तो जो हमारे कंट्री के डोमेस्टिक बिजनेसेस है उनको ग्रो करने में प्रॉब्लम्स होगा, उनको फॉरेन से बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। इजी फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं है, लॉ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाए हैं, कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट्स की क्या पॉलिसीज है। तो ये सारे लीगल फैक्टर्स हैं विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, these are the external factors and which directly or indirectly provides the impact on our businesses। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर्स टू एंट्री, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी। बैरियर्स टू एंट्री मतलब न्यू कंपनीज एंट्री करना चाहते हैं स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उनके सामने क्या क्या बैरियर्स रहेंगे, क्या क्या बाधाएं रहेगी। इकोनॉमीज टू स्केल, ब्रांड लॉयल्टी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंज्यूमर स्विचिंग कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये सारे पॉइंट्स है भाई। ये सारा का एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैं इन शॉर्ट बोल देता हूं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कोई कंपनी बहुत पहले से इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, उसके पास लार्ज प्रोडक्शन वॉल्यूम है, बड़े कस्टमर मार्केट है उसके पास, तो वो अब ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ह्यूज प्रोडक्शन की वजह से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आते हैं, और जो न्यू कंपनी मार्केट में एंट्री कर रहा है उसका कम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, उसके कॉस्टिंग्स ज्यादा होंगे, ज्यादा सेलिंग प्राइस पे उसे सेल करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम्स तो उसको वहीं पर आएंगे कि पहले वाले का मार्केट बना हुआ है पहले से, और हम ज्यादा कॉस्ट हमारे लगते हैं, उसकी कॉस्ट भी कम लगती है, वो कम प्राइस में बेच भी सकता है, हम तो बेच नहीं सकते क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज्यादा लगी है। ब्रांड लॉयल्टी है, न्यू कंपनी ब्रांड मार्केट में आएगा, पहले से कंपनी अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे हुए आ रहा है, तो ब्रांड लॉयल्टी के टुवर्ड्स न्यू कंपनीज को, न्यू कमर्स को प्रॉब्लम्स होते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उनके पास जो पहले से एंगेज्ड है। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट, ऑब्वियसली कोई कस्टमर है जो एक ब्रांड को, एक ब्रांड के गुड्स और सर्विसेज को यूज करे जा रहा है, तो वह अगर दूसरे पे स्विच करता है तो उसको भी एक कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट का सपोर्ट अगर कंपनी के साइड से मिलेगा, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में उसको कोई नए प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलेंगे, तभी वह स्विच करना अपने आप के लिए सुटेबल समझेगा। और गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, ये सारे बैरियर्स टू एंट्री होते हैं फॉर द न्यू कमर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये आप लोगों का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 था। एक चैप्टर और आपका बचा हुआ है जो कि सिलेबस 2016 में है, उसको भी पूरा तरह से आपको रिवीजन कराया जाएगा। एक आपको और चैप्टर बचा हुआ है, उसका भी पूरा फुल टू फुल रिवीजन आपको, रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। और मेरे को सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप अपने क्लास देखते हो, ठीक है, आपके कोई अगर फ्रेंड भी एग्जाम्स दे रहे तो उनको भी भाई ये शेयर कर दो। शेयर करने में क्या दिक्कत है, उनको भी ये लिंक भेज दिया करो, आपके पास भी लिंक होता है यूट्यूब चैनल का ही, लिंक भेज दो उनको कि जाके देख लो, यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है बहुत सारे, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएंगे। और जो हमारे नॉन स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कोचिंग्स पे नहीं पढ़ते हैं, उनको भी अगर ये नोट्स चाहिए जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से हमें व्हाट्सअप कर दे इस नंबर पे। नंबर आपको स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, मैं दोबारा वैसे लिख दे रहा हूँ, ये नंबर पे नंबर होगा मे बी स्क्रीन पे, ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दें 9681058398, मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा करके। तो आपको भी ये लिंक शेयर कर दिए जाएंगे जहां से आप इस नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो या यूज कर सकते हो, वहां से इसको पढ़ सकते हो। ये आसान तरीके से पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आप 30 में आराम से खराब परिस्थिति में आप 25 स्कोर कर सकते हो अगर इसको सही से आपने प्रिपेयर कर लिया तो। सो चलो अब अगले क्लास में, अगले सेशन में मैं आपको इसका चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। आज का सेशन आप कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।